जब पोस्टिंग ही रिश्वत से होती हो। मेरिट के नाम पर मेरिट की धज्जियां उड़ाना, कानून के नाम पर कानून शिकनी और उसूल के नाम पर बेउसूली हमारे मुआशरे में यूं सरायत कर चुके हैं कि जिनसे छुटकारा पाना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। मुल्क के कलीदी ओहदों पर बराजमान ब्यूरोक्रेसी और जमहूरियत के अलमबरदार सियासतदान भी इस सिस्टम का हिस्सा है। यानी छोटे से छोटे सरकारी अफसर से लेकर आला सतह तक सब आवाम को लूट कर पैसा बनाने में लगे हुए हैं। ये तकरीबन 10 साल पहले की बात है। नेशनल बैंक के एक इंतहाई ईमानदार अफसर को, जिनकी इदारे में बहुत अच्छी साख थी, उन्हें मेरिट की बुनियाद पर नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट के ओहदे पर फाइज करने का फैसला किया गया। मगर इसी दौरान उनसे एक सियासी पार्टी के सरबराह के फ्रंटमैन ने इस पोस्टिंग के लिए 25 करोड़ रुपए रिश्वत मांग ली, जो आज के 70 करोड़ से भी ज्यादा बनते हैं, क्योंकि उस वक्त डॉलर की कीमत 100 रुपए से भी कम थी। उस ईमानदार शख्स ने पैसे देने से इनकार कर दिया और फिर ये ओहदा उनकी बजाय किसी और को दे दिया गया। जाहिर है कि ये ओहदा उसी शख्स को दिया गया जिसने मतलूबा रकम दी होगी। जब मुल्क में हर चीज बिकती हो, जहां सरकारी नौकरी के लिए जमीर बेचना पड़ता हो, तो फिर मेरिट कैसा, मेरिट की तवक्को कैसी? जब मुल्क के हुक्मरान ही मेरिट पर भर्तियां करने के बजाय इंसानों और ओहदों की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस हों, तो फिर रिश्वतखोर तबका ही पैदा होगा। आला सतह पर की जाने वाली करप्शन अपनी जगह, मगर इसके असरात निचली सतह तक भी मुंतकिल हो चुके हैं। इस वक्त मुल्क में मेरिट पर अमल दरामद न होने की वजह से रिश्वत का ऐसा बाजार लगा है कि अगर किसी ने छोटे से छोटा जायज काम भी करवाना हो तो दफातर में बैठे मेरिट ज़दा अफराद जो रिश्वत, सिफारिश या कोटा सिस्टम के बलबूते पर तैनात किए गए होते हैं, उस वक्त तक काम नहीं करते जब तक वो चाय पानी के नाम पर अपनी जेबें गर्म नहीं कर लेते। कुछ अर्सा कबल मेरे साथ भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया। हुआ यूं कि मैंने बिजली का ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए लाइन सुपरिटेंडेंट से राब्ता किया तो उन्होंने इस काम के इवज 7 लाख रुपए रिश्वत तलब की। चूंकि मेरा काम जायज था और मैंने इसके तमाम कानूनी तकाजे भी पूरे किए हुए थे, लिहाजा मैंने रिश्वत देने के बजाय अपने एक दोस्त अब्दुल अजीज मुजाहिद, जो वाबडा के सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से थे, राब्ता किया और उन्हें बताया कि मैंने ट्रांसफार्मर लगवाना है और मेरी फाइल भी मुकम्मल है। आप मुतल्लिका अफसरान से कहकर मेरा ये काम बरवक्त करवा दें। मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने मुझे साथ लिया और चीफ इंजीनियर से मिलकर उन्हें मेरा काम करने का कहा और उन्होंने बड़े एतमाद के साथ मुझे कहा कि आप जाएं, आपका काम हो जाएगा। मैंने अगले दिन कई बार लाइन सुपरिटेंडेंट से राब्ता करने की कोशिश की, मगर उन्होंने कॉल अटेंड करना भी गवारा न किया और जब मैं उनके ऑफिस पहुंचा तो उन्होंने ये कहकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया कि अब आप चीफ इंजीनियर से ही काम करवाएं। इसके बाद मैंने SDO से राब्ता किया। उन्होंने न सिर्फ मेरी बात सुनी बल्कि चाय भी पेश की और यकीन दिलाया कि मेरा काम हो जाएगा, मगर इसके बाद उन्होंने भी ना तो मेरी कॉल अटेंड की और ना ही दोबारा मुलाकात का मौका दिया। चंद दिन इंतजार करने के बाद जब मैं पूरी तरह मायूस हो गया तो मैं एक्सीन से मिला और वही काम 12 लाख रुपए में कराया जिसके लिए लाइन सुपरिटेंडेंट 7 लाख रुपए मांग रहा था। और फिर कभी जब उससे सामना होता तो वो ढिठाई से कहता, शेख साहब चाय तो पिलाए ना आज। ये है इन लोगों की नेचर। आप खुद सोचें, मेरे जैसा बिजनेसमैन जो लाखों रुपए टैक्स देता है और उसका कारोबारी दुनिया में एक मकाम भी है और जिसकी मुख्तलिफ मीटिंग्स में सदर पाकिस्तान, वजीर आजम और आर्मी चीफ जैसी अहम तरीन शख्सियात से भी मुलाकातें होती रहती हैं और वो मुझे जानते भी हैं और मुख्तलिफ मौके पर उनके पैगामात भी आते रहते हैं। मेरे साथ इन मेरिट ज़्यादा लोगों का ये रवैया है तो फिर ये माफिया एक आम इंसान का क्या हाल करता होगा। एक वो दौर था जब एक क्लर्क बहुत कम रिश्वत के बदले खामोशी के साथ इंतहाई खुश उसलूबी से सारा काम करवाता था, मगर आज वही बंदा धड़ल्ले से कह रहा होता है कि अगर ये काम मुझसे ऊपर वाले अफसर से कराओगे तो रेट 2 गुना हो जाएगा और अगर उससे भी ऊपर जाओगे तो आपको 4 गुना पैसे देना पड़ेंगे। और फिर होता भी ऐसे ही है। हम अगर शिकायत लेकर बड़े अफसर के पास जाते हैं तो वो मुतल्लिका बंदे को बुलाकर ये कहता है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया। उसके कहने का मकसद ये होता है कि तुमने मेरे बगैर ही काम करना शुरू कर दिया है, मेरा हिस्सा कहाँ है। और फिर वो इस रिश्वत में अपना हिस्सा भी शामिल कर लेता है। जाहिर है जिन्होंने पैसे देकर पोस्टिंग कराई होती है उन्होंने अपने पैसे भी तो पूरा करने होते हैं। ये लोग आवाम की खिदमत के लिए नहीं बैठे होते बल्कि अपनी अपनी दुकानें लगाकर अपना सौदा बेच रहे हैं। इस सारे खेल की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ साहिबाने इख्तदार की है जिन्होंने मेरिट को कभी अहमियत ही नहीं दी। मेरिट के बजाय रिश्वत, सिफारिश और कोटा सिस्टम के जरिए सरकारी दफातर में बैठे रिश्वतखोर क्लर्क से लेकर बड़े से बड़े अफसर तक अपने मकरूह चेहरों पर खवासत का खौल चढ़ाए बदबूदार मुंह में पान चबाते मजबूर और बेबस आवाम को मुंह चढ़ा रहे होते हैं। उनके बेडोल जिस्म, निकली तोंदें और मनहूस शक्लें देखकर घिन आती है। ये सब लोग इतने ताकतवर होते हैं कि एंटी करप्शन वाले भी इन पर इसलिए हाथ नहीं डालते कि इसमें उनका भी हिस्सा होता है। अब इंसान जाए तो जाए कहाँ।
ये लोग 76 साल से मुल्क की जड़ें खोखली करने में लगे हैं, मगर ये अल्लाह ताला का हम पर खास करम है कि अब तक पाकिस्तान का वजूद बरकरार है। अगर हम एक छोटी से छोटी फैक्ट्री या किसी और बिजनेस का आगाज करें तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि इसके एक एक वर्कर का इंतखाब मेरिट पर हो, ताकि उनका बिजनेस कामयाबी की मनाजिल तय करे। लेकिन जब मुल्क की बात आती है तो हम सिर्फ अपने मफादात को ही पेश नजर रखते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल इमरान खान की है, जो खुद को बड़ा मुहिब्बे वतन कहता है। उसको भी जब अपना इक़्तिदार खतरे में नजर आया तो उसने परवेज इलाही को, जिसे वो सबसे बड़ा डाकू कहता था, वजीर आला, और शेख रशीद, जिसे चपड़ासी कहकर पुकारता था, वजीर दाखिला के अहम तरीन मनासिब पर फाइज कर दिया। आप खुद सोचें कि इस तरह मुल्क कैसे चल सकता है। अब हमें इनफिरादी मफादात से निकल कर इज्तिमाई मफादात का सोचना होगा, तभी ये मुल्क तरक्की की मनाजिल तय कर सकता है। जब तक हम अपने जाती मफादात के लिए मेरिट की धज्जियां उड़ाने वालों को करार वाकई सजा नहीं देंगे, ना तो हम अपने सिस्टम को ठीक कर पाएंगे और ना ही हमारे मुल्क की तकदीर बदलेगी। बकौल शायर, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। जिंदा और तरक्की याफ्ता कौमें हमेशा कवायदो जवाबित पर अमल करना अपना ईमान समझती हैं और अपने फैसले मेरिट की बुनियाद पर करती हैं। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में कवायदो जवाबित सिर्फ पिसे हुए तबके पर ही लागू होते हैं। यहाँ शायद ही कोई ऐसा इदारा हो जहाँ मेरिट की धज्जियां ना उड़ाई गई हों। यही वजह है कि किसी भी इदारे की कारकर्दगी ऐसी नहीं जिस पर सवालिया निशान ना हो। अब भी पाकिस्तान में रिश्वत, सिफारिश और कोटा सिस्टम की वजह से मेरिट का कत्लेआम जारी है। ये सिर्फ मेरिट का कत्लेआम नहीं बल्कि पाकिस्तान के आइन में दिए गए बराबरी के बुनियादी हक की भी खिलाफवर्जी है, जिसका अब तक नोटिस नहीं लिया गया। इस मामले में सब कुछ जानते हुए भी मुअज़्ज़िज़ अदलिया खामोशी इख्तियार किए हुए है। यूं तो अदलिया छोटे से छोटे मसले पर भी सुओ मोटो लेने में देर नहीं करती, मगर तमाम मसाइल की जड़ मेरिट सिस्टम के कत्लेआम पर अपनी आंखें बंद किए हुए है। अल्लामा इकबाल का ये शेर, जो उन्होंने क़याम पाकिस्तान से बहुत पहले लिखा था, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की तस्वीर कशी कर रहा है। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ये और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।